हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन आपका स्वागत है लाइब्रेरी ऑफ बुक्स में। आज हम जानेंगे बिहेव द बायोलॉजी ऑफ ह्यूमंस एट आवर बेस्ट एंड वर्स्ट किताब के बारे में, जिसे लिखा है रॉबर्ट सपोल्स्की ने। हम सब कभी ना कभी सोचते हैं कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। कोई मदद करने के लिए जान तक दे देता है तो कोई छोटी सी बात पर हिंसक हो जाता है। ऐसा क्या है जो इंसानों को इतना अलग अलग बना देता है? क्या ये सिर्फ परवरिश की बात है या इसके पीछे दिमाग, हार्मोन्स और समाज का भी हाथ है? चलो आज एक ऐसी दिलचस्प और गहराई से सोचने वाली जर्नी पर चलते हैं, जहां हम समझेंगे कि इंसानी बर्ताव के पीछे असली साइंस क्या है, चाहे वो सबसे अच्छा हो या सबसे बुरा। हम जब कोई काम करते हैं, जैसे किसी पर चिल्ला देना, गाड़ी चलाते वक्त अचानक ब्रेक मार देना या किसी को गले लगा लेना, तो वो बस अचानक नहीं होता। उस पल से कुछ ही सेकंड पहले हमारे दिमाग में बहुत तेजी से कुछ चीजें होती हैं जो हमारे उस फैसले को शेप देती हैं। असल में हमारा दिमाग उस पल में एकदम एक्टिव हो जाता है। उसमें दो हिस्से सबसे ज्यादा काम करते हैं। एक होता है अमिगडाला, जो डर, गुस्सा या कोई भी स्ट्रॉन्ग इमोशन का पहला रिएक्शन देता है, और दूसरा होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो ये तय करता है कि उस इमोशन पर एक्शन लेना है या नहीं। जैसे मान लो किसी ने तुम्हें इंसल्ट कर दिया, तो अमिगडाला तुरंत गुस्से से भर देता है, लेकिन प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डिसाइड करता है कि थप्पड़ मारना है या इग्नोर करना है। इतना ही नहीं, उस समय कुछ केमिकल्स भी हमारे ब्रेन में रिलीज होते हैं, जैसे डोपामीन, जो एक्साइटमेंट और रिवॉर्ड का एहसास कराता है, सेरोटोनिन, जो मूड को स्टेबलाइज करता है, और ऑक्सीटोसिन, जो ट्रस्ट और बॉन्डिंग बढ़ाता है। ये सब कुछ सेकंड के अंदर ही बॉडी में एक्टिवेट हो जाता है, और उसी से तय होता है कि हम क्या करने जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हमारा हर बर्ताव, चाहे वो इंपल्सिव हो या थॉटफुल, उसके पीछे एक पूरा बायोलॉजिकल सिस्टम काम कर रहा होता है। और यह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम दूसरों के बर्ताव को सिर्फ अचानक या बदतमीजी कहकर जज करते हैं, तो हम उस इंसान के अंदर चल रही पूरी जटिलता को नजरअंदाज कर देते हैं। अब सोचो, अगर हमें इस सिस्टम की समझ हो जाए, तो हम न सिर्फ दूसरों को बेहतर समझ पाएंगे, बल्कि अपने रिएक्शंस को भी थोड़ा कॉन्शियस बना पाएंगे। कई बार हम सोचते हैं कि हमने किसी बात पर इतनी तेज प्रतिक्रिया क्यों दी, या कोई छोटा सा मजाक हमें इतना बुरा क्यों लग गया। सच ये है कि हमारे बर्ताव का कारण सिर्फ वो पल नहीं होता जिसमें हम रिएक्ट करते हैं, बल्कि उससे पहले का पूरा दिन, पूरा माहौल, और यहां तक कि हमारे शरीर में चल रहे हार्मोनल चेंजेस भी इसमें बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। मान लो सुबह से ही आपका दिन खराब चल रहा हो, नींद पूरी नहीं हुई, ऑफिस में डांट पड़ी, पेट में हल्की तकलीफ हो रही है, और फिर ट्रैफिक में कोई आपकी बाइक से टकरा गया। ऐसे में आपका दिमाग पहले से ही स्ट्रेस और इरिटेशन से भरा है। अब भले ही सामने वाला माफी मांग ले, फिर भी आप चिल्ला उठते हो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन पहले से ज्यादा मात्रा में एक्टिव है, और वो आपके पेशेंस को कमजोर बना देता है। इसके उलट, अगर आप किसी खुशी के माहौल में हो, अच्छा खाना खाया हो, किसी ने तारीफ की हो, या आपने मेडिटेशन किया हो, तो यही छोटी छोटी चीजें आपके अंदर सेरोटोनिन या डोपामीन बढ़ा देती है, जिससे आपका मूड स्टेबल रहता है और आप छोटी बातों को नजरअंदाज कर पाते हो। हमारे हार्मोन्स, नींद, भूख, थकान, और यहां तक कि पिछली रात का झगड़ा या दिन भर की थकावट, सब मिलकर इस बात को तय करते हैं कि हम किसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेंगे। इसीलिए यह समझना जरूरी है कि कोई भी इंसान बस उस एक पल में जैसा बिहेव करता है, वैसा वो पूरी तरह से होता नहीं है। उसके पीछे उसके कई घंटे, कई दिन और कई अनदेखे हालात जुड़े होते हैं। इसलिए जब भी कोई गुस्से में या अजीब तरीके से रिएक्ट करे, तो थोड़ा रुककर सोचिए कि शायद वो किसी और कारण से परेशान हो, और उसकी उस प्रतिक्रिया का एक लंबा बायोलॉजिकल और इमोशनल बैकग्राउंड हो सकता है। हमारे बचपन के अनुभव हमारे पूरे जीवन का नींव बनाते हैं। हम जैसे अपने शुरुआती सालों में माहौल में पलते हैं, वैसी ही हमारे सोचने, महसूस करने और रिएक्ट करने की क्षमता बनती जाती है। ये बात सिर्फ भावनात्मक नहीं, बल्कि पूरी तरह बायोलॉजिकल भी है। हमारे दिमाग की वायरिंग, स्ट्रेस से निपटने की एबिलिटी, और यहां तक कि हमारे हार्मोन्स भी बचपन की परिस्थितियों से ही प्रभावित होते हैं।
अगर किसी बच्चे को प्यार, सुरक्षा और सपोर्ट मिला हो तो उसका दिमाग एक हेल्थी तरीके से डेवलप होता है। ऐसे बच्चों में इमोशनल कंट्रोल बेहतर होता है, एम्पैथी ज्यादा होती है और वो मुश्किल हालात में भी समझदारी से रिएक्ट कर पाते हैं। इसका कारण ये है कि उनका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बेहतर तरीके से ग्रो करता है, जो फैसले लेने और इंपल्सेस को कंट्रोल करने के लिए जिम्मेदार होता है। अब सोचिए, अगर कोई बच्चा ऐसे घर में बड़ा हो जहां हर वक्त लड़ाई झगड़ा हो, गाली गलौज हो या उसे निग्लेक्ट किया जाए, तो उसके दिमाग में हर समय डर और स्ट्रेस बना रहता है। उसका अमिगडाला ओवर एक्टिव हो जाता है, जो हर छोटी बात में खतरा महसूस करता है। और जब बच्चा बार बार ऐसे माहौल में रहे तो उसका पूरा नर्वस सिस्टम हाइपर अलर्ट हो जाता है। नतीजा ये होता है कि वो बड़ा होकर या तो एग्रेशन में जीता है या एंग्जाइटी में। इतना ही नहीं, कुछ बच्चों को बचपन में ऐसा ट्रॉमा झेलना पड़ता है जिसे वो शब्दों में बयां भी नहीं कर सकते, जैसे अब्यूज, भारी तिरस्कार या लगातार डर में जीना। ऐसे अनुभव दिमाग की वायरिंग को इस कदर बदल देते हैं कि बड़े होकर वो इंसान किसी सामान्य स्थिति में भी ट्रस्ट नहीं कर पाता या छोटी बातों में खुद को अनसेफ महसूस करता है। इसीलिए जब हम किसी के बर्ताव को समझने की कोशिश करते हैं तो सिर्फ उसके आज को नहीं, उसके बचपन को भी देखना चाहिए। हर गुस्सैल इंसान के पीछे शायद कोई डरा हुआ बच्चा हो और हर कोल्ड या इंडिफरेंट दिखने वाले इंसान के पीछे कोई ऐसा हो जो कभी प्यार से कनेक्ट करना सीख ही नहीं पाया। बचपन केवल उम्र का एक हिस्सा नहीं है, वो असल में इंसान की पूरी कहानी की शुरुआत होती है। अगर हमें खुद को या दूसरों को समझना है तो उस शुरुआत को समझे बिना बात पूरी नहीं होती। अगर हम इंसान के बर्ताव को सच में गहराई से समझना चाहते हैं तो हमें लाखों साल पीछे जाना पड़ेगा। इंसान आज जो कुछ भी है वो सिर्फ उसकी परवरिश या आज के माहौल की वजह से नहीं है, बल्कि उसके भीतर जो आदिम प्रवृत्तियां बसी हैं उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। ये वही प्रवृत्तियां हैं जो हमारे पूर्वजों ने जंगलों और जंगली हालातों में सरवाइव करने के लिए विकसित की थीं, और आज भी वो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं एक्टिव रहती हैं। उदाहरण के लिए, अगर हमें अचानक किसी अजनबी पर शक होता है या हम किसी अलग दिखने वाले इंसान को थोड़ी दूरी से देखते हैं, तो वो सिर्फ सामाजिक कंडीशनिंग नहीं है, वो एक एवोल्यूशनरी इंस्टिंक्ट है। हमारे दिमाग ने हजारों साल पहले ये सीख लिया था कि अपने जैसे लोगों के साथ रहना सुरक्षित है और अलग दिखने वाले किसी खतरे की तरह देखे जा सकते हैं। इसी से इन ग्रुप और आउट ग्रुप की सोच पैदा होती है, जो आगे जाकर ट्राइबलिज्म, जातिवाद, नस्ल भेद या धार्मिक टकराव में बदल सकती है। इसी तरह एग्रेशन भी हमारे अंदर एक सर्वाइवल टूल की तरह विकसित हुआ था। जब जंगलों में रहना होता था और खाना या जमीन के लिए लड़ाई होती थी, तब हिंसक होना एक जरूरी तरीका था खुद को बचाने का या अपनी ट्राइब की रक्षा करने का। आज भले ही हम ऑफिस और शहरों में रहते हैं, लेकिन हमारे अंदर वही पुराना इंस्टिंक्ट अब भी जिंदा है। बस अब उसकी शक्ल बदल गई है। वो किसी कंपटीशन में दूसरों को हराने की फॉर्म में दिखती है या गुस्से में एक्सप्लोड हो जाने के रूप में। विकासवादी बायोलॉजी ये भी बताती है कि हमारा दिमाग खतरे को पहचानने में ज्यादा तेज होता है, बजाय अच्छे माहौल को एंजॉय करने के। इसका सीधा मतलब है कि हम नेचुरली एंग्शियस होते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों को हर वक्त खतरा रहता था, शेर से, दुश्मन ट्राइब से या खाने की कमी से। इसलिए आज भी अगर कोई हमें टोक देता है या थोड़ा भी रिजेक्शन मिलता है, तो हमारा दिमाग उसी पैनिक मोड में चला जाता है जैसे किसी खतरे से भागना हो। मजे की बात यह है कि जैसे ही किसी इंसान को लगता है कि वो अपने लोगों में है, वो तुरंत रिलैक्स हो जाता है, ट्रस्ट बढ़ जाता है और ऑक्सीटोसिन जैसी बॉन्डिंग हॉर्मोन्स रिलीज होने लगती है। इसका मतलब यह हुआ कि इंसान बायोलॉजिकली प्रोग्राम्ड है कि वो अपने गुट के लोगों से जुड़ाव महसूस करे और दूसरों से थोड़ा डर कर रहे। तो अगली बार जब आपको लगे कि लोग बेवजह ट्राइबल सोच में उलझे हैं या कोई जरा सी बात पर गुस्से में आ जाता है, तो समझिए कि यह सिर्फ सोशल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि उसके पीछे हमारी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री का बहुत गहरा असर है। हम सब अपने भीतर एक प्राचीन इंसान लिए घूम रहे हैं, जो आज की दुनिया में खुद को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है। हम जैसा सोचते हैं, जैसा महसूस करते हैं और जैसे व्यवहार करते हैं, उसमें सिर्फ हमारा दिमाग
या हार्मोन ही नहीं, बल्कि हमारा समाज, हमारी संस्कृति और हमारे आसपास का माहौल भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। क्योंकि हम इंसान अकेले नहीं जीते, हम एक सामाजिक प्राणी हैं, और जब हम किसी समाज का हिस्सा होते हैं तो उसकी वैल्यूज, नॉर्म्स, परंपराएं और नियम हमारे सोचने के तरीके को धीरे धीरे गहराई से शेप करने लगते हैं। उदाहरण के लिए, किसी जगह अगर यह माना जाता है कि लड़कों को रोना नहीं चाहिए या उन्हें टफ दिखना चाहिए, तो वहां के लड़के इमोशनल दर्द भी सहते हुए चुप रहते हैं। और अगर कहीं एम्पैथी को कमजोरी माना जाता है तो वहां के लोग भावुकता को छिपाना ही सीख जाते हैं। ये कल्चरल वैल्यूज इतनी सटल होती है कि हमें लगता है कि ये हमारी खुद की सोच है, जबकि असल में हम बस उस कल्चर का असर जी रहे होते हैं जिसमें हम पले बढ़े हैं। मीडिया, धर्म, राजनीति, फैमिली स्ट्रक्चर, ये सब हमें इनडायरेक्टली सिखाते रहते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। किसी समाज में अगर किसी खास जाति, लिंग या धर्म को कमतर समझा जाता है तो वहां के बच्चे उस सोच को ही नॉर्मल मानते हुए बड़े होते हैं, और ये सोच बिना किसी लॉजिकल रीजनिंग के उनकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती है। इसका असर यह होता है कि लोग जजमेंटल हो जाते हैं, भले ही उनका इरादा बुरा ना हो। यहां तक कि हमारी नैतिकता यानी मोरालिटी भी समाज से ही आती है। किसी देश में जो चीज पाप मानी जाती है वही दूसरी जगह पर आम हो सकती है। जैसे कि कुछ कल्चर्स में बुजुर्गों की बात काटना डिसरिस्पेक्टफुल माना जाता है, वहीं कुछ मॉडर्न कल्चर्स में अपनी राय रखना इनकरेज्ड किया जाता है। तो सही और गलत का पैमाना यूनिवर्सल नहीं होता, बल्कि वो समाज के हिसाब से बनता बिगड़ता रहता है। सोचिए, अगर कोई इंसान किसी दूसरे समाज में पला बढ़ा होता तो उसका नजरिया, उसकी भावनाएं और उसका व्यवहार कितना अलग होता। इसीलिए जब हम किसी को उसके डिसीजंस या एक्शंस के लिए जज करते हैं तो हमें यह भी देखना चाहिए कि वो किस बैकग्राउंड से आ रहा है। उसकी सोच सिर्फ उसके दिमाग की उपज नहीं है, बल्कि पूरे समाज की प्रोग्रामिंग है जो सालों से उसमें उतरती जा रही है। इसीलिए अगर हमें इंसान को पूरी तरह से समझना है तो सिर्फ बायोलॉजी या साइकोलॉजी नहीं, बल्कि उसके सामाजिक और सांस्कृतिक फ्रेमवर्क को भी देखना होगा। क्योंकि असल में हम सब सिर्फ अपने ही नहीं, अपने समाज के आईने से भी दुनिया को देख रहे होते हैं। हम सबको बचपन से यही सिखाया जाता है कि इंसान अपने फैसलों का खुद जिम्मेदार होता है। यानी अगर किसी ने कुछ अच्छा किया तो वो उसकी मेहनत और सोच का नतीजा है, और अगर कुछ बुरा किया तो वो भी उसका ही चुना हुआ रास्ता है। इसे ही हम फ्री विल कहते हैं। मतलब इंसान के पास अपनी मर्जी से सही गलत चुनने की आजादी होती है। लेकिन जब हम बिहेवियर को गहराई से समझने लगते हैं तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या वाकई हमारे पास ये आजादी होती है? जरा सोचो, अगर कोई इंसान बचपन से ही घरेलू हिंसा, गरीबी या निग्लेक्ट के माहौल में पला है, उसके दिमाग की वायरिंग बार बार डर, गुस्से और इनसिक्योरिटी के साए में बनी है, तो वो कैसे वही डिसीजंस ले पाएगा जो कोई स्टेबल और प्यार भरे माहौल में बड़ा हुआ इंसान लेता है? उसके दिमाग ने सर्वाइवल को सबसे जरूरी मान लिया है, और उसकी सोच, उसके चॉइसेस सब उस अनुभव से ही निकले हैं। फिर भी हम समाज में उससे वैसी ही उम्मीद रखते हैं जैसी एक प्रिविलेज्ड इंसान से रखते हैं। अब बात सिर्फ अपब्रिंगिंग की नहीं है, दिमाग के अंदर की बायोलॉजिकल प्रोसेसेस की भी है। अगर किसी के दिमाग में सेरोटोनिन या डोपामीन का स्तर गड़बड़ है, अगर उसकी फ्रंटल कॉर्टेक्स की एक्टिविटी कम है जो सोचने और इंपल्स कंट्रोल के लिए जिम्मेदार होती है, तो वो ज्यादा इंपल्सिव हो सकता है, गलत फैसले जल्दी ले सकता है। और अगर ये सब कुछ उसकी मर्जी से नहीं हो रहा तो फिर उसे पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल ठहराना कितना सही है? डिटर्मिनिज्म यही कहता है कि हमारा हर फैसला, हर रिएक्शन, हर इमोशन हमारे जीन्स, एनवायरनमेंट, अपब्रिंगिंग, हॉर्मोन्स और न्यूरोलॉजिकल सेटअप का नतीजा है। यानी जो कुछ भी हम करते हैं वो पहले से ही हमारे अंदर मौजूद फैक्टर्स द्वारा तय हो रहा होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हेल्पलेस हैं या हमें कुछ बदलने की जरूरत नहीं, बल्कि इसका मतलब यह है कि हमें दूसरों को जज करने से पहले थोड़ा समझने की कोशिश करनी चाहिए कि उनकी लाइफ के कौन कौन से फैक्टर्स उनके डिसीजंस को शेप कर रहे हैं। फ्री विल का इल्यूजन बहुत कंफर्टिंग होता है क्योंकि वो हमें जिम्मेदारी का एहसास देता है। लेकिन अगर हम ये मान लें कि हर इंसान के पास उतना ही कंट्रोल नहीं होता जितना हम सोचते हैं, तो हम ज्यादा कंपैशनेट,
ज्यादा पेशेंट और शायद ज्यादा फेयर बन सकते हैं। फिर सुधार की शुरुआत पनिशमेंट से नहीं, समझ से होगी। तो अगली बार जब कोई गलती करे या कोई हमें अपनी सोच से अलग लगे, तो बस एक पल सोचिए, क्या सच में वो सब कुछ अपनी मर्जी से कर रहा है, या फिर उसके पीछे बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनका उसे खुद भी पता नहीं। यही सोच इंसानियत की असली शुरुआत है। हम जब किसी को रोते हुए देखते हैं या किसी का दर्द सुनते हैं और हमारे अंदर भी कुछ चुभता है, तो वो सिर्फ हमारी भावनात्मक संवेदनशीलता नहीं होती, उसके पीछे भी एक पूरी बायोलॉजिकल प्रक्रिया होती है जो हमें दूसरे इंसानों से जोड़ती है। यही कनेक्शन एम्पैथी कहलाता है, यानी किसी और के अनुभव को महसूस कर पाना। और जब उस एम्पैथी में हम मदद करने का मन बनाते हैं, तो वो कंपैशन यानी करुणा बन जाता है। हमारे दिमाग में ऐसे खास न्यूरॉन्स होते हैं जिन्हें मिरर न्यूरॉन्स कहा जाता है। ये न्यूरॉन्स दूसरों की भावनाओं को समझने में हमारी मदद करते हैं। जैसे अगर सामने वाला दुखी है, तो हमारे दिमाग के मिरर न्यूरॉन्स वैसा ही महसूस करने लगते हैं जैसे वो दुख हमें खुद को हो रहा हो। इसीलिए जब हम किसी को चोट खाता हुआ या तकलीफ में देखते हैं, तो हमें भी अपने शरीर में कुछ अजीब सा महसूस होता है, जैसे दिल सिकुड़ जाना, आंखें नम हो जाना या सांस भारी हो जाना। एम्पैथी के पीछे सबसे बड़ा न्यूरोकेमिकल है ऑक्सीटोसिन, जिसे लव हार्मोन भी कहा जाता है। जब हम किसी से कनेक्ट करते हैं या किसी को कंफर्ट करते हैं, तो हमारे शरीर में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ये हमें दूसरों से इमोशनली जुड़ने में मदद करता है और ट्रस्ट को बढ़ाता है। यही रीजन है कि इंसान सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं, दूसरों की केयर करने के लिए भी वायर्ड है। एक और बात जो दिलचस्प है, हमारी अपब्रिंगिंग और कल्चर भी हमारे एम्पैथी लेवल्स को शेप करते हैं। अगर कोई बच्चा ऐसे माहौल में पला बढ़ा है जहां भावनाओं को समझना और एक्सप्रेस करना इनकरेज किया गया, तो उसके दिमाग में इमोशनल सर्किट्स ज्यादा एक्टिव रहते हैं। वहीं अगर किसी को बार बार यह कहा गया कि दूसरों के दुख को इग्नोर करो या रोना कमजोरी है, तो धीरे धीरे वो एम्पैथी को सप्रेस करना सीख जाता है। कंपैशन की न्यूरोसाइंस बताती है कि जब हम किसी की मदद करते हैं, तो हमारे ब्रेन के रिवॉर्ड सर्किट्स एक्टिवेट हो जाते हैं। यानी किसी को मदद देने से हमें उसी तरह की खुशी मिलती है जैसे कोई गिफ्ट मिलने से या कोई अचीवमेंट पाने से। मतलब करुणा दिखाना न सिर्फ नैतिक रूप से सही है, बल्कि हमारे दिमाग के लिए भी फायदेमंद है। लेकिन एक खतरा भी है, जिसे एम्पैथी फटीग कहा जाता है। जब कोई लगातार दूसरों की तकलीफें महसूस करता रहता है बिना अपने मानसिक स्थान को स्वस्थ किए, तो उसका तंत्रिका तंत्र थकने लगता है। इसलिए खुद के लिए सीमाएं बनाना और स्वास्थ्य देखभाल करना भी उतना ही जरूरी है जितना कि दूसरों की केयर करना। तो अगली बार जब कोई रोता हुआ मिले, किसी को चोट लगे या किसी की कहानी सुनकर तुम्हारा दिल भारी हो जाए, तो समझो कि वो इंसानियत का सबसे सच्चा रूप है जो तुम्हारे अंदर बोल रहा है। एम्पैथी हमें जोड़ती है, कंपैशन हमें इंसान बनाती है, और इन दोनों का विज्ञान हमें सिखाता है कि हम अकेले नहीं हैं, हम सब आपस में जुड़े हुए हैं, अंदर से भी और बाहर से भी। कभी सोचा है कि कोई इंसान इतने भयानक अपराध कैसे कर सकता है, या फिर कोई पूरी की पूरी भीड़ जो आम दिनों में शांत रहती है, अचानक हिंसक कैसे हो जाती है? क्यों कुछ लोग एक जानवर को मारने में भी हिचकिचाते हैं, जबकि कुछ लोग इंसानों पर भी रहम नहीं करते? ये सवाल जितने भावनात्मक लगते हैं, उनके पीछे उतना ही गहरा न्यूरोलॉजिकल और सामाजिक विज्ञान छुपा हुआ है। असल में जब कोई इंसान अपराध करता है या हिंसा फैलाता है, तो जरूरी नहीं कि वो बस बुरा इंसान हो। कई बार उसका दिमाग पहले से ही ऐसे हालात में ढला हुआ होता है जहां उसे सही गलत की समझ उतनी साफ नहीं होती। जैसे अगर कोई लगातार हिंसा का शिकार रहा हो, या फिर वो ऐसे ग्रुप का हिस्सा हो जो गुस्से और बदले की भावना से भरा हो, तो उसका दिमाग धीरे धीरे दर्द और डर को महसूस करना कम कर देता है। ये न्यूरोलॉजिकल अडेप्टेशन है जो सर्वाइवल के लिए डेवलप होती है, लेकिन यही आगे चलकर अपराध की राह खोल सकती है। अब बात करते हैं युद्ध की। जब किसी सैनिक को कहा जाता है कि दुश्मन को मारो, तो वो अक्सर कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं होती। फिर भी वो ऐसा कैसे कर पाता है? इसका जवाब है डिह्यूमनाइजेशन, यानी सामने वाले को इंसान के रूप में देखना बंद कर देना। जब हम किसी को दुश्मन
गद्दार या जानवर जैसा कहना शुरू कर देते हैं तो हमारे दिमाग में एम्पैथी बंद हो जाती है। हमें उसका दर्द महसूस नहीं होता और फिर हिंसा करना आसान लगने लगता है। यही टेक्निक हर बड़े नरसंहार, युद्ध और आतंकवादी घटनाओं में इस्तेमाल होती है। नैतिकता यानी मोरालिटी की बात करें तो यह भी इंसान के दिमाग में ही बनती है, लेकिन इसका आधार पूरी तरह बायोलॉजिकली फिक्स्ड नहीं होता। हमारी नैतिकता बहुत हद तक हमारे समाज, धर्म, कानून और अपब्रिंगिंग से बनती है। यानी जो बात एक समाज में गलत मानी जाती है वो दूसरे में सामान्य हो सकती है। जैसे किसी देश में झूठ बोलना बड़ी बात हो सकती है, वहीं दूसरे में सर्वाइवल का तरीका। मजेदार बात यह है कि हमारे दिमाग में कुछ खास हिस्से जैसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स मोरालिटी से जुड़े हुए हैं। जब हम किसी गलत काम को सोचते हैं तो ये हिस्से एक्टिव हो जाते हैं और हमें गिल्ट या हेजिटेशन का अनुभव होता है। लेकिन अगर किसी इंसान में ये हिस्से बार बार सप्रेस होते रहे या वो हर बार गलती करके भी कोई सजा ना पाए तो धीरे धीरे उसकी मोरल सेंसिटिविटी खत्म होने लगती है। इसका मतलब ये नहीं कि सब अपराधी मजबूर हैं या सब सैनिक निर्दोष, लेकिन इतना जरूर है कि अगर हमें समाज को बेहतर बनाना है तो हमें सिर्फ सजा देने से पहले यह समझना होगा कि एक इंसान का हिंसक या अनैतिक बनने का पूरा सफर कैसा रहा है। अगर हम उस जड़ को नहीं पहचानेंगे तो हम हर बार बस सिम्टम से लड़ते रहेंगे, असली बीमारी से नहीं। अंत में इंसान का नैतिक या अमानवीय बनना कोई एक दिन का फैसला नहीं होता। उसके पीछे बचपन की यादें, समाज का रंग, न्यूरोलॉजिकल बदलाव और मानसिक कंडीशनिंग की परतें जुड़ी होती हैं। इसलिए बदलाव भी वहीं से शुरू होना चाहिए, सोच से, समझ से और एक बेहतर सिस्टम से जो इंसान को फिर से इंसान बना सके। तो दोस्तों, देखा आपने, इंसान का व्यवहार जितना बाहर से सीधा लगता है, अंदर से उतना ही जटिल, गहरा और फैसिनेटिंग है। हमारा हर रिएक्शन, हर इमोशन और हर फैसला दिमाग, हार्मोन, बचपन, समाज और लाखों सालों के एवोल्यूशन का मिला जुला असर होता है। इसको समझे बिना हम न खुद को ठीक से जान सकते हैं, न दूसरों को सही से समझ सकते हैं। अगर आपको यह सोचने पर मजबूर कर गया कि लोग जैसे हैं वैसे क्यों हैं, तो यह वीडियो आपका वक्त वाकई वर्थ था। ऐसे ही इंसानी दिमाग और व्यवहार से जुड़ी डीप, आई ओपनिंग समरीज के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।